Welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. आज है 1 नवंबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ये आर्टिकल्स हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. आज का हमारा पहला आर्टिकल एक हिस्टोरिक मूव है व्हेन इट कम्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेल कनेक्टिविटी बिटवीन बांग्लादेश एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. पूरे 7.5 डिकेड्स के बाद ये कनेक्टिविटी बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की जो कनेक्टिविटी है ये री इस्टैब्लिश होगी. आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इस रेलवे रूट को इनॉग्रेट करेंगे. ये रेलवे लिंक त्रिपुरा और कोलकाता को डायरेक्टली कनेक्ट करने का एक पहला स्टेप है. देखिए, एट प्रेजेंट वो ट्रेन्स जो कोलकाता से त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला की तरफ जाती हैं, ये बहुत ही लॉन्गर रूट लेकर आसाम के गुवाहाटी से होते हुए, जलपाईगुड़ी से होते हुए अगरतला पहुंचते हैं. बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके ये कनेक्टिविटी एट प्रेजेंट हमारे पास थी और बहुत टाइम लगता था कोलकाता से अगरतला पहुंचना. अप्रॉक्सीमेटली 38 आवर्स की ये जर्नी थी. लेकिन अब हमारे पास ये जो नया लिंक आ गया है जिसमें अगरतला और अखोड़ा को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, इससे कोलकाता और त्रिपुरा के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी बन जाएगी. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ऑलरेडी कोलकाता से अखौड़ा तक हमारे पास रेल कनेक्टिविटी है और आगे अब अखौड़ा से अगरतला का ये जो रोड इनॉग्रेट हो गया है, इससे डायरेक्टली कोलकाता और त्रिपुरा आपस में कनेक्ट हो जाएंगे. और वो जर्नी, वो डिस्टेंस जो इतना लंबा, इतना लॉन्गर रूट जो था, वो कट शॉर्ट हो जाएगा. 38 आवर्स की जर्नी तकरीबन 10 घंटों की जर्नी रह जाएगी. ये एक बहुत बड़ा मूव है व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिंग इंडिया, द ईस्टर्न इंडिया विद नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. कोलकाता और अगरतला के बीच का डिस्टेंस अगर हम टाइम के पर्सपेक्टिव में देखें तो सिर्फ 10 घंटे का रह जाएगा. बांग्लादेश का अखौड़ा जंक्शन चिटागोंग डिवीज़न में लाई करता है और जब हम चिटागोंग की बात करते हैं सो वी नो दैट वी हैव अ रिच हिस्ट्री. एक बहुत ही कमर्शियल और कल्चरल टाइज़ हैं चिटागोंग का, इस एरिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ. कॉलोनियल टाइम से ही ये एरियाज़ वेरी वेल कनेक्टेड थे आपस में. तो ये जो रूट है ये इस कनेक्शन को री इस्टेब्लिश कर देगा. इनिशियली 19th सेंचुरी में आसाम की जो टी इंडस्ट्रीज़ थी उनकी ये डिमांड थी कि ये रूट बनाया जाए, अगरतला से अखोड़ा के बीच का जो रूट है ये बनाया जाए ताकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन बन सके टू द चिटागोंग पोर्ट. एंड ये हमारे पास 19th सेंचुरी में ये रूट बहुत ज़्यादा एक मेन ड्राइवर रूट था व्हेन इट कम्स टू द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड द चिटागोंग. और आज ये जो रूट है इसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इनॉग्रेट किया जा रहा है. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मूव है. देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हम ये कहें कि सिर्फ कोलकाता और अगरतला की कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहा है, सिर्फ यही नहीं है. इससे इंडिया और बांग्लादेश के जो ट्रेड रिलेशंस हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टी, शुगर, कंस्ट्रक्शन आइटम्स, आयरन एंड स्टील, इन सब की जो ट्रेड है उसमें हमें एक बूस्ट देखने के लिए मिलेगा. और साथ ही में ऑफ कोर्स पीपल टू पीपल टाइज जो हमारे पास हैं वो तो डेफिनेटली यहाँ से बूस्ट होंगी. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मैप रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे अखोड़ा है और अगरतला कैसे कनेक्ट हो रहा है. और मेनली हमारे पास कोलकाता से त्रिपुरा के लिए जो डिस्टेंस है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा. अब 38 आवर्स की जर्नी 10 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगी. मूविंग अहेड, अब इंडिया में डॉक्टर्स को एक यूनिक आईडी मिलेगी इन आवर नेशनल मेडिकल रजिस्टर बाय द एंड ऑफ 2024. वेल यस, नेशनल मेडिकल कमीशन NMC वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है फॉर आवर डॉक्टर्स. देखिए, NMC नेशनल मेडिकल कमीशन एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंडिया में मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करती है. एंड दे आर कमिंग अप विद वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर द डॉक्टर्स, जिसका मेन एम है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जिसमें कि डॉक्टर्स का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो सके, डुप्लीकेशंस ना हो
और फिजिशियंस को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी पब्लिकली इजीली एक्सेसिबल हो। तो इसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ नेशनल मेडिकल रजिस्टर जो है वो लॉन्च करेगा, जिस रजिस्टर में इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं उनको एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, और इन आईडीज़ के थ्रू वो अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंडिया की किसी भी स्टेट में मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसे लेकर एक गैजेट नोटिफिकेशन भी निकाली थी जिसका टाइटल था रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन रेगुलेशंस 2023, जिसमें इस इनिशिएटिव को अनाउंस किया गया था। अलॉन्ग विद इट हमारे जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस नेशनल मेडिकल रजिस्टर में एक आईडी मिलेगी, मास्ड आईडी मिलेगी, और जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, कोर्स कंप्लीट होती है, तो ये जो आईडी है ये अनमास्क हो जाएगी। इस आईडी में जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार अपनी क्वालिफिकेशंस को अपडेट कर सकते हैं। साथ ही में जो स्टेट रजिस्टर्स हैं मेडिकल लाइसेंसेस के, उनको भी इन आईडीज़ के साथ लिंक किया जाएगा ताकि ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये इजीली एक्सेसिबल और एफिशिएंट हो सके। प्लस यहाँ पे डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन को भी पब्लिकली अवेलेबल किया जाएगा। तो इस डाटाबेस में जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से रिलेटेड, जैसे कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कब रजिस्ट्रेशन हुई, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, वर्क प्लेस डिटेल्स क्या हैं, कौन से हॉस्पिटल में काम करते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, क्या स्पेशलाइजेशन डॉक्टर ने की है, कब ग्रेजुएशन हुई थी, कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुई थी, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस जो हैं ये पब्लिक डोमेन में रखी जाएंगी। सो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं और उन सभी डॉक्टर्स को इस नेशनल मेडिकल रजिस्टर में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो नेशनल मेडिकल कमीशन का ये वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स, इसके बारे में आपको ये आइडिया ब्रीफली होना चाहिए। Moving ahead, our next news article is about the role of governor over state bills. देखिए, इस इशू को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में हाईलाइट किया है। इससे पहले भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेम इशू को सुप्रीम कोर्ट में हाईलाइट किया था व्हेन इट केम टू द क्वेश्चन ऑफ नीट इन द तमिलनाडु। एंड अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तमिलनाडु के गवर्नर के अगेंस्ट रिट पिटिशन फाइल की है इन द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें उन्होंने ये स्टेट किया है कि तमिलनाडु में एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक क्रिएट हो चुका है। तो वो सभी बिल्स जो तमिलनाडु की असेंबली पास करती है उन्हें गवर्नर से असेंट नहीं मिल पा रहा है और बहुत लंबे टाइम से वो सभी बिल्स गवर्नर के पास डिलेड हैं, जिनके ऊपर कोई भी एक्शन, कोई भी असेंट नहीं हो पा रहा है, जिससे कि तमिलनाडु की गवर्नेंस में हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो स्टेट ने गवर्नर के रोल को यहाँ पे क्वेश्चन किया है, स्टेटिंग कि उन्होंने अपने आप को एक पॉलिटिकल राइवल बना लिया है एंड जिससे कि अल्टीमेटली जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है तमिलनाडु गवर्नमेंट की, उसके ऊपर एक हॉल्ट लग चुका है। तो ये एक पिटिशन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फाइल की है। अगेन एज आई एम सेइंग कि इससे पहले भी तमिलनाडु ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आर्ग्यू किया था कि एक टाइमलाइन फिक्स करनी चाहिए जिसमें कि किसी बिल को असेंट मिले। ये जो काफ़ी इशू रेज हुआ था नीट एग्ज़ाम को लेकर, इसको लेकर एक बिल आया था जिसके ऊपर तमिलनाडु गवर्नर असेंट नहीं दे रहे थे, जिसके बाद ये इशू काफ़ी रेज हुआ था। अब अगैन तमिलनाडु हैज़ रेज द सेम इशू इन सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, सबसे पहले आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आप अपनी पॉलिटी की क्लासेस में जानते हैं कि स्टेट बिल्स के ऊपर गवर्नर के पास काफ़ी पावर्स हैं। स्पेशली आर्टिकल 200 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आउटलाइन करता है कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो बिल पास करती है, उनको गवर्नर के पास प्रेजेंट किया जाता है और गवर्नर उस बिल को असेंट देता है। अच्छा, वो असेंट दे सकते हैं या फिर वो अपना असेंट विद होल्ड कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन ये है कि वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं। तो ध्यान से सुने, कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो जो बिल पास करती है वो किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास जाएगा। अब गवर्नर के पास जाएगा क्यों? असेंट के लिए। अब गवर्नर चाहें तो अपना असेंट दे सकते हैं या फिर अपना असेंट विद होल्ड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो इस बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करते हैं। एंड वन मोर थिंग, गवर्नर कैन ऑल्सो रिटर्न द बिल
फॉर सेइंग कि आप इसको रिकंसिडर कर लीजिए। ये कुछ ऑप्शंस गवर्नर के पास होते हैं ओवर स्टेट बिल्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200। फिर यहाँ पे हमारे पास ऐसा बिल जिसको आपने प्रेसिडेंट की कंसिड्रेशन के लिए रिजर्व किया है, इसे आर्टिकल 201 गवर्न करता है। आर्टिकल 201 कहता है कि अगर गवर्नर ने कोई स्टेट का बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया है, प्रेसिडेंट की कंसिड्रेशन के लिए रिजर्व किया है, तो पावर किसके पास चली जाती है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को असेंट दे सकते हैं या फिर वो अपना असेंट विद होल्ड भी कर सकते हैं। President can also direct the governor to return the bill to the house, for reconsideration. ये आर्टिकल 201 पावर देता है गवर्नर और प्रेसिडेंट को। नाउ इसी इशू के पर्सपेक्टिव में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 को कंसिडर करते हुए ये मैंडेट किया था कि गवर्नर्स को जो बिल्स हैं उनको ज़्यादा देर तक डिले नहीं करना चाहिए। इफ़ दे वांट टू गिव असेंट, उनको डिले नहीं करना चाहिए एंड दे शुड बी रिटर्न एज सून एज पॉसिबल। अगर लगता है कि कोई प्रोविज़न चेंज करना चाहिए तो उसके ऊपर सिट नहीं करना चाहिए, उसे डिले नहीं करना चाहिए, उसे एज सून एज पॉसिबल रिटर्न करना चाहिए। ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, जिसके बाद अब दोबारा ये इशू सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है। तो विल सी कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या इसको लेकर ऑब्जर्व करती है। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के डीप ओशन मिशन के बारे में है। वेल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू जो आज द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सेक्रेटरी का इंटरव्यू लिया गया है विद रिस्पेक्ट टू द इंडियाज़ डीप ओशन मिशंस। देखिए, हमारे पास जो हमारी ब्लू इकॉनमी है उसे प्रमोट करने के लिए हमारा ये डीप ओशन मिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्लू इकॉनमी बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करती है कि हमारे जो ओशन रिसोर्सेज हैं इनको किस तरह सस्टेनेबली यूज़ किया जाए, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लाइवलीहुड्स इम्प्रूव हो, लोगों को जॉब्स मिले एंड ओवरऑल जो ओशन का इकोसिस्टम है उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। तो ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने में इंडिया का ये जो डीप ओशन मिशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। इस मिशन के कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं। वैसे देखिए, जो टेक्नोलॉजी और जो एक्सपर्टाइज इस तरह के मिशन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए वो अभी तक सिर्फ 5 कंट्रीज़ के पास हैं, जैसे कि यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना। एंड इंडिया विल बी 6th country टू हैव दीज टेक्नोलॉजीज़ एंड एक्सपर्टीज़, जिससे कि हम इस तरह का मिशन जो है वो पूरा कर सके। इस मिशन के मेजर जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें एक तो कंपोनेंट ये है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी है जिससे कि हम डीप सी माइनिंग कर सकें और हम मैन्ड सबमर्सिबल्स बना सकें। ना जो मैन्ड सबमर्सिबल है वो क्या करेगा, वो 3 लोगों को लेकर जाएगा टू द डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स इन द ओशन। एंड इस पूरे सबमर्सिबल में साइंटिफिक सेंसर्स लगे होंगे, टूल्स लगे होंगे, जिससे कि जो हमारी रिसर्च है, जो मिशंस हैं वो पूरे हो सकेंगे। तो एक तो ये है कि हमें मैन्ड सबमर्सिबल बनाना है 6000 मीटर्स की डेप्थ तक पहुंचने का। उसको लेकर इस आर्टिकल में, इस इंटरव्यू में बहुत डिटेल में बात की गई है, पढ़िएगा इसके बारे में। देन वी ऑल्सो वांट टू इंटीग्रेट माइनिंग सिस्टम्स ओवर देयर, क्योंकि देखें इस डेप्थ पे हमारे पास बहुत सारे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं। आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी की क्लासेस में, यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ये रॉक्स हैं, ऐसी रॉक्स जो हमारी सी बेड पे स्कैटर्ड हैं, जिनमें बहुत बड़े अमाउंट में आयरन, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं। तो इनकी माइनिंग के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा। वी ऑल्सो वॉन्ट टू क्रिएट अ वे जिससे कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन भी हो सके इन द नियर फ्यूचर। इसी के साथ साथ ये तो चलो टेक्नोलॉजीज़ हो गई डीप सी माइनिंग और मैन्ड सबमर्सिबल के लेकर, साथ ही में हमने एक ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस भी डेवलप करनी है, ताकि हम समझ सकें, हम फ्यूचर प्रोजेक्शंस कर सकें कि किस तरीके से क्लाइमेट में वेरिएशंस आ रही हैं, इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक वेरिएबल्स को हम प्रोजेक्ट कर सकें। तो उसे लेकर हमें क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस भी क्रिएट करनी है। एंड देन ऑल्सो वी वॉन्ट टू कंजर्व द डीप सी बायोडाइवर्सिटी।
तो जो डीप सी फ्लोरा एंड फौना है, जो माइक्रोब्स हैं, उन पे स्टडी किया जाए कि किस तरीके से हम सस्टेनेबली जो बायो रिसोर्सेज हैं उनको भी यूटिलाइज कर सकें और साथ ही में जो डीप सी बायोडाइवर्सिटी है उसे भी कंजर्व किया जा सके. And then another aspect of this mission is deep ocean survey and exploitation. We want to identify वो ऐसी sites जहाँ पे हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स हैं, जहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट हैं, ऐसी साइट्स को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. सो फॉर दैट वी विल नीड सर्वेज एंड एक्सप्लोरेशन. साथ ही में हम चाहते हैं कि इंडिया का ये विजन है कि हम ऑफ शोर जो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन को यूज़ करके डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स लगाएं, जिससे कि हम एक तो ओशन से एनर्जी क्रिएट कर सकें और साथ ही में हम फ्रेश वाटर भी यहाँ से डिराइव कर सकें. हम अलग से डिस्कस करेंगे किसी दिन कि ये जो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जिसमें ओशंस का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, देखो सरफेस पे टेम्परेचर हाई होता है और विद डेप्थ टेम्परेचर डिक्रीज होता है. ये जो टेम्परेचर डिफरेंस ओशंस में एग्जिस्ट करता है, इसे यूज़ करके एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना, इसे कहा जाता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन. तो ये करके हमें एनर्जी भी जनरेट करना चाहते हैं और हम ओशन वाटर को डीसैलिनाइज करके फ्रेश वाटर भी यहाँ से प्रोड्यूस करना चाहते हैं. एंड द लास्ट आवर एम व्हेन इट कम्स टू द डीप ओशन मिशन इज टू हैव अ एडवांस्ड मेरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी, कि हम एक ह्यूमन कैपेसिटी को इस तरह डेवलप कर दें जो कि ओशन बायोलॉजी और ओशन इंजीनियरिंग में एक्सपर्टीज़ हो. हमारी जो रिसर्च है उसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस तक ले जा सके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक ले जा सके. सो दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. वैसे भी जब हम ओशंस की बात करते हैं, हमारी अर्थ का 70% हिस्सा जो है वो ओशंस कवर करते हैं. इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 95% हमारा डीप ओशन अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, जिसे हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हैं. और इंडिया की यहाँ पे एक अलग एडवांटेज इसलिए भी आती है बिकॉज वी हैव अ पेनिनसुला. हमारे 3 साइड्स पे ओशंस हैं. 30% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कोस्टल एरिया पे रहती है, जिसका मतलब ये है कि ओशन इंडिया के लिए एक मेजर इकोनॉमिक फैक्टर है, जो कि फिशरीज, एक्वाकल्चर, टूरिज्म, लाइवलीहुड और ब्लू ट्रेड में कंट्रीब्यूट करता है. सो देयरफॉर वी हैव दिस यूनिक मैरीटाइम पोजीशन. हमारी 7500 किलोमीटर से तो ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन है. 9 इंडिया की कोस्टल स्टेट्स टच करती हैं. वी हैव 1382 आइलैंड्स इन इंडिया. तो इसीलिए इवन हमारे पास 2019 में इंडियाज़ विजन ऑफ न्यू इंडिया बाय 2030 ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था. इसमें 10 डायमेंशंस दी गई थी इंडिया की ग्रोथ को लेकर, और ब्लू इकोनॉमी उसमें से एक डायमेंशन वहाँ पे मेंशन किया गया था. ओशंस आर स्टोर हाउस ऑफ फूड, एनर्जी, मिनरल्स, मेडिसिन्स. दे मॉड्यूलेट वेदर एंड क्लाइमेट. एंड इसे समझना बहुत ज़रूरी है. एंड इसी इम्पोर्टेंस को रिफ्लेक्ट करते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 2021 से लेकर 2030 को एक डिकेड डेडिकेट किया है फॉर ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये सभी पॉइंट्स इस इंटरव्यू में मेंशन किए गए हैं. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस इंडिया के डीप ओशन मिशन से जुड़ा ये इंटरव्यू देखें. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आपको एक डीप इंसाइट देगा अबाउट ब्लू इकोनॉमी एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियाज़ डीप ओशन मिशन. मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया में साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस से रिलेटेड है. हमारे पास कुछ पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट को एप्पल, जो कि एक टेक गाइंट है, एप्पल की तरफ से कुछ अलर्ट मैसेजेस आए हैं, साइबर अटैक अलर्ट मैसेजेस आए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि उनकी डिवाइस को कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं. हालांकि इसे लेकर यूनियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है कि ये अलर्ट्स क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, एंड मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है वो इसे देख रही है. हालांकि ये कहा गया है कि ये जो अलर्ट्स आए हैं दे विल प्रोब इनटू दिस, बट स्टिल द गवर्नमेंट इज़ कॉलिंग देम एज प्रोब. बट इस पूरे इशू से देखिए, हमें इस डिटेल में नहीं जाना, बट हमें ये पता होना चाहिए कि येस,
cyber attacks are rising in India, and what we need to do when it comes to cyber security, बिकॉज चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं. हम आज ही के द हिंदू न्यूज़पेपर में पेगासस को लेकर भी एक एडिटोरियल आया है. सो वी नीड टू टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली इन इंडिया. एंड जो चैलेंजेस आते हैं साइबर अटैक के फॉर्म में, रैंसम अटैक्स के फॉर्म में, इंडिया की 75% जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ऐसे अटैक्स फेस किए हैं. और हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वल्नरेबल बन जाता है ऐसी कंडीशंस के अंदर. तो अंडर प्रिपेयर्डनेस ना हो, हमारे पास प्रॉपर ऐसे मेथड्स हों जिससे कि हम साइबर अटैक्स को रोकें. ये एक पर्सपेक्टिव पे हमें ध्यान देना होगा, और वही आज का हमारा ये आर्टिकल भी इसी तरफ हाईलाइट करता है. और ज़्यादा नहीं है इस आर्टिकल में देखने के लिए, अभी प्रोब होगा. अगर कोई और बड़ी डेवलपमेंट होती है तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.